नमस्कार, पर्दे के पीछे इस खास पेशकश में आपका बहुत बहुत स्वागत है और सभी को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। जहां एक तरफ ट्रंप के 50% टैरिफ से बाजार में साफ तौर पर दबाव दिखा, वहीं दूसरी ओर ढेरों ऐसे शेयर भी रहे यहाँ पर जिसमें इस तमाम चिंता से एकदम दूर रहे। उनमें से एक बड़ा नाम है NSDL का। टाटा मोटर्स के भी नतीजे आए हैं यहाँ पर, जो मार्केट बंद होने के बाद आए हैं, वो हम आपको बताएंगे कि उसमें 5 बड़ी बातें कौन सी हैं। इसके अलावा अनिल अंबानी पूरे हफ्ते छाए रहे, उनके जो 2 स्टॉक हैं और ख़ास तौर पे 2 डिफेंस स्टॉक के बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। और आपके पोर्टफोलियो में जो स्टॉक हैं उनको लेकर एक एक करके मैं तमाम ब्रोकरेजेस के टारगेट्स भी बताऊँगा। बस आप हमारे साथ बने रहिए आखिरी तक। शुरुआत करते हैं शो की। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं टाटा ग्रुप से ही। देखिए, भारतीय शेयर बाजार में कमजोरी भले ही देखने को मिली हो, लेकिन टाइटन कंपनी जो है ना टाटा ग्रुप की, उसके शेयरों में एक तेजी बनती हुई दिखी। यहाँ पर आप ये समझिए कि जो स्टॉक है 3,478 के लेवल पर भी जाता हुआ दिखा। कंपनी ने अपने अप्रैल जून तिमाही की अगर हम लोग बात करें, नतीजों की घोषणा करी Q1 की, जो कि उम्मीद के मुताबिक रही और मजबूत भी रहे यहाँ पर। और इसके बाद ब्रोकरेज हाउसेज ने अपनी रेटिंग और टारगेट को बढ़ा दिया। यहाँ पर जेफरीज ने टाइटन के लिए होल्ड की सलाह दी और साथ ही बरकरार रखी। यहाँ पे पहले भी होल्ड की सलाह दी थी, उसको रेटिंग को बरकरार रखा है और जो टारगेट है वो बढ़ाकर 3,800 से अब 3,600 से बढ़ाकर 3,800 कर दिए यहाँ पे। और ब्रोकरेज का साफ तौर पे कहना है कि ज्वेलरी और वॉच सेगमेंट जो है, दोनों में ब्रांड्स में मजबूत ग्रोथ दिखाई है कंपनी ने। मार्जिन में भी सुधार देखने को मिला है। हालांकि इसमें एक बार का जो प्रॉफिट है, यानी कि वन ऑफ का जो योगदान है वो इसमें शामिल है, लेकिन एडजस्टेड एबिटा जो है वो अनुमान से बेहतर रहा है। ब्रोकरेज ने ये भी कहा कि जो ज़्यादातर जो एक बार के जो फायदे हैं वो अगली तिमाहियों में वापस सामान्य हो जाएंगे। वहीं CLSA की भी रिपोर्ट आई, उन्होंने टाइटन पर एक्यूमुलेट की रेटिंग दी, यानी कि इकट्ठा करने की सलाह दी है। और टारगेट जो है आप देखिए 4,326 से बढ़ाकर 4,390 के पार निकलता हुआ ये दिखा है यहाँ पर। और साफ तौर पे उनका ये कहना है कि कंपनी की जो स्टैंड अलोन बिक्री है वो सालाना आधार पे 21% बढ़ी है। और यहाँ पे ज्वेलरी सेगमेंट की बात करें, बिजनेस की बात करें, वो भी 18% बढ़ता हुआ दिखा है। दूसरी कंपनी टाटा ग्रुप की बात करते हैं यहाँ पे, ट्रेंड की। और टाटा मोटर्स के भी नंबर बताएंगे हम लोग, लेकिन पहले ट्रेंड की बात कर लेते हैं। यहाँ पे जून तिमाही में आप ये देखिए Q1 में जो नतीजे कंपनी की तरफ से जारी किए गए और बाजार के अनुमान से ये काफ़ी बेहतर रहे हैं। कंपनी का जो मुनाफा है बीती तिमाही में 425 करोड़ रुपए रहा, जो कि पिछले साल समान तिमाही में करीब 390 करोड़ के आसपास था। यानी कि मुनाफे में 8.5% की वाई साल दर साल के हिसाब से बढ़ोतरी देखने को मिली। मुनाफे का जो ये आंकड़ा है अनुमान से काफ़ी बेहतर रहा, जिससे शेयरों में भी तेज़ी बनती हुई दिखी। कंपनी की कारोबार की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो आय जो है वो 19% बढ़कर 4,883 करोड़ पर पहुँच गए, जबकि पिछले साल ये 4,104 करोड़ पर था। ऑपरेशन लेवल पर कंपनी का प्रदर्शन जो है खास तौर पर मजबूत देखने को मिला है। एबिटा में 38% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। और आप ये समझिए कि जब तमाम तरह की जो रिपोर्ट्स आ रही थी, यहाँ पे साफ तौर पे कहा जा रहा था कि जो ट्रेंड है उसके नंबर्स जो हैं वो साफ तौर पे नेगेटिव हो सकते हैं, और ऐसे में क्या शानदार परफॉर्मेंस करी है कंपनी ने। मार्जिन के मामले में भी कंपनी ने बाजार के अनुमान से बेहतर प्रदर्शन किया है। यहाँ पे पिछले साल की बात करें तो 15% पर यहाँ पर ऑपरेटिंग मार्जिन रहा है, जो अब 17.3% पर पहुंचता हुआ दिखा है। यानी कि पिछले साल जो था वो 15% था, अब जो है 17.3% पे पहुंच गया है। और ख़ास बात यह है कि बाजार ने मार्जिन में जो गिरावट की आशंका जो जताई थी, मैं आपको बता रहा था, उससे काफ़ी ऊपर है। यहाँ पे इस तिमाही में कंपनी ने एक नया वेस्ट साइड स्टोर और 11 जूडियो स्टोर जो हैं वो खोले हैं, जोड़े हैं यहाँ पर, और विस्तार की दिशा में साफ तौर पे एक पॉजिटिव संकेत है। ट्रेंड पर मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट आई है, उन्होंने जो टारगेट है वो 6,400 रुपये का कर दिया और खरीदारी की सलाह दी है। मोतीलाल ओसवाल ने साफ तौर पे कहा है कि ये जो मौका है ये खरीदारी का हो सकता है यहाँ पर। अब हम लोग बात करते हैं टाटा मोटर्स के। निवेशक जो है स्टॉक को लेकर काफ़ी ज़्यादा कंसर्न है और यहाँ पर Q1 के नतीजे जारी हुए। टाटा मोटर्स के कैसे रहे नतीजे मैं आपको बताता हूँ, लेकिन देखिए अगर आप यहाँ पे देखें मुनाफा साल दर साल के हिसाब से थोड़ा दबाव ज़रूर दिखा, लेकिन 6 बड़ी बातें कौन सी है वो मैं आपको बताता हूँ। पहला जो है मुनाफा जो है वो ठीक रहा है। यहाँ पे कंसोलिडेटेड मुनाफा जो है 3,924 करोड़ रहा, जो कि मार्केट का जो एक एक्सपेक्टेशन थी वो 3,121 करोड़ थे। लेकिन अगर आप कंपेयर करें ना तो साफ तौर पर आपको दबाव दिखेगा यहाँ पर। तो ये एक पॉजिटिव चीज़ होगी स्ट्रीट के मुताबिक, क्योंकि स्ट्रीट जो है US से जो तमाम तरह के ट्रिगर्स आ रहे हैं वो इम्पैक्ट डालते दिख रहे हैं, इसलिए उन्होंने उम्मीद की थी कम आएगा, लेकिन उससे बेहतर आया। दूसरा बड़ा पॉइंट, कम ब्याज खर्च से फायदा। यहाँ पर टाटा मोटर्स ने 533 करोड़ तक का जो फाइनेंस कॉस्ट है वो घटाया, जिससे प्रॉफिट पर
पॉजिटिव असर देखने को मिला है। कर्ज कम करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। तीसरा पॉइंट, जेएलआर ने लगातार 11वीं बार प्रॉफिट में क्वार्टर दिया है। जगुआर लैंड रोवर ने चुनौतीपूर्ण ग्लोबल हालात के बावजूद लगातार 11वीं बार मुनाफा कमाया। टाटा मोटर्स की विदेशी कारोबार में मजबूती को दिखाता है यहाँ पे। चौथा पॉइंट, कमर्शियल व्हीकल जो सीवी सेगमेंट है वहाँ स्थिति जो है वो मजबूत बनी हुई है। एबिटा मार्जिन जो है आप ये समझिए 12.2% पर और एबिट मार्जिन जो है वो 9.7% रहा है, यानी कि कोर ऑपरेशंस जो है वो अच्छी दिखाई देखने को मिल रही है। पांचवा पॉइंट, जो ईवी है यहाँ पर उसमें लीडरशिप बरकरार है। ईवी बिक्री भले ही हल्की घटी हो लेकिन मार्केट शेयर जो है वो कंपनी का 36.7% पे बना हुआ है। नए लॉन्च जैसे हैरियर ईवी और अल्ट्रोज को शानदार रिस्पांस मिल रहा है। और छठा पॉइंट यहाँ पर ये है डीमर्जर की तैयारी है वो आखिरी चरण में। कमर्शियल और पैसेंजर व्हीकल बिजनेस का जो डीमर्जर हो रहा है वो अक्टूबर से लागू हो जाएगा। और मैंने आपको बताया था पहले भी कि यूरोप में कमर्शियल व्हीकल की जो कंपनी इवेको ग्रुप जो है उसको खरीदारी कंपनी कर रही है, जो ग्रोथ के रास्ते पर उनको और आगे ले जाएगा। यहाँ पर सरकारी रेलवे कंपनी रिट्स की बात कर लेते हैं, रिट्स लिमिटेड की बात कर लेते हैं। शेयरों में एक दबाव दिखा, गिरावट दिखी। जून तिमाही के नतीजों के बाद ये साफ तौर पर असर देखने को मिला। ज़्यादातर पैरामीटर्स पर बात करें, मानकों पर बात करें तो प्रदर्शन जो है वो साल दर साल के हिसाब से थोड़ा सा बेहतर रहा है, लेकिन निवेशकों की उम्मीद पर ये खरा नहीं उतरा है। जून तिमाही में कंपनी का रेवेन्यू मामूली बढ़ोतरी के साथ 0.8% रहा, जो कि यहाँ पे 0.8% से बढ़कर करीब 479 करोड़ के आसपास पहुंच गया, जबकि पिछले साल इसी तिमाही में 486 करोड़ था, यानी कि स्लाइटली बढ़ोतरी है। नेट प्रॉफिट में 0.7% की हल्की सी बढ़त देखने को मिली, जो कि 91 करोड़ रही। यहाँ पे एबिटा में बात करें साल दर साल के हिसाब से 7.8% की बढ़ोतरी देखने को मिली और ये 114 करोड़ पे पहुंच गया। और इसी के साथ ही जो एबिटा मार्जिन है वो 150 बेसिस पॉइंट बढ़कर 23.3% पे पहुंच गया है। कंपनी ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए पहला अंतरिम डिविडेंड की भी यहाँ पे घोषणा की, जो कि करीब ₹1.30 तय किया गया है। डिविडेंड के लिए रिकॉर्ड डेट जो है वो 12 अगस्त 2025 निर्धारित की गई है। राइट्स लिमिटेड पर मार्केट एक्सपर्ट निमेश ठक्कर ने साफ तौर पे सतर्कता का रुख अपनाने के लिए कहा है। उन्होंने कहा है कि स्टॉक में अभी भी ज़रूरी जो मूविंग एवरेज है उसके नीचे ये ट्रेड कर रहा है और ये कोई स्पष्ट ट्रेंड यानी कि क्लियर रिवर्सल ट्रेंड नज़र नहीं आ रहा है यहाँ पर, तो इसलिए बहुत ही सोच समझकर आप फैसला लें। अगर खरीदारी की जोन की भी बात करें तो उन्होंने कहा कि 220 से लेकर 225 है और 275 के ऊपर ही ब्रेकआउट की स्थिति देखने को मिल सकती है। अब हम आगे बढ़ते हैं पे रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन अनिल अंबानी से। आप देखिए कि जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है उन्होंने साफ तौर पे अपने ऑफिस बुलाकर, दफ्तर बुलाकर पूछताछ करी यहाँ पर, और ये जो पूरा मामला था मनी लॉन्ड्रिंग था, 8 घंटे तक इसमें चर्चा चलती रही और ये पूरा जो पूछताछ हुई ईडी मुख्यालय में की गई, जिसमें उनसे भारत और विदेशों में की गई वित्तीय लेन देन और विदेशी संपत्तियों को लेकर सवाल पूछे गए। खबरों के मुताबिक ये भी है कि अंबानी से जो पूछताछ, अनिल अंबानी से जो पूछताछ है वो सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। उन्हें कुछ दिनों बाद दोबारा बुलाया जाएगा। इससे पहले आप देखिए 24 से 27 जुलाई के बीच ईडी ने मुंबई में अनिल अंबानी से जुड़ी 35 से अधिक लोकेशन पर छापेमारी की थी, जिसमें 50 कंपनियों और 22 व्यक्तियों को कवर किया गया था। इस दौरान महत्वपूर्ण दस्तावेज, डिजिटल रिकॉर्ड जब्त किए गए थे। ईडी ने अनिल अंबानी के जो लोन ट्रांजैक्शन से जुड़े कई सवाल भी उनसे पूछे। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अंबानी ने जवाब देने के लिए 7 दिन का समय मांगा ताकि वो आवश्यक दस्तावेज हैं उनके ऊपर पूरी जो डिटेल्ड चीज़ है वो शेयर कर सकें यहाँ पे। और एजेंसी की जांच का जो फोकस है वो रिलायंस ग्रुप की कंपनियों के जरिए जो राउंड ट्रिपिंग फंड्स हैं, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है और पहले से अनलिस्टेड जो सोर्स है उसमें मिले फंड्स पर पूरा फोकस है। और कुछ लेन देन जो है रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर से भी जुड़े हुए हैं और इसका असर साफ तौर पे आप समझिए कि स्टॉक पर भारी गिरावट के तौर पे देखने को मिला। चाहे आप रिलायंस पावर की बात कर लीजिए या फिर इंफ्रा की बात कर लीजिए, एक अच्छी खासी गिरावट 10% तक रिलायंस पावर टूटता हुआ पूरे हफ्ते में देखने को मिला है। अब हम एक सरकारी कंपनी की बात कर लेते हैं। सरकारी कंपनी पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि पीएफसी ने भी अपने वित्त वर्ष 2026 की पहली तिमाही के नतीजे जारी करे। इसके साथ ही कंपनी ने शेयरधारकों के लिए डिविडेंड का भी ऐलान किया। कंपनी ने बताया कि हर शेयर पर 3 यानी कि ₹3.70 का जो अंतरिम डिविडेंड है उसका वो जारी की जाएगी यहाँ पे। और कंपनी ने बताया कि जिन शेयरधारकों का नाम 18 अगस्त तक कंपनी के रजिस्टर में दर्ज होगा उन्हीं को वो इसके योग्य होंगे, एलिजिबल होंगे। वहीं 5 सितंबर या फिर उससे पहले डिविडेंड का जो पे आउट है वो ट्रांसफर कर दिया जाएगा। कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है सालाना आधार पर वो 21% बढ़कर 4,502 करोड़ पर आ गया है, जबकि बीते साल की समान तिमाही में ये 3,718 करोड़ रुपए दर्ज किया गया था। वहीं कंपनी का जो ऑपरेटिंग
रेवेन्यू है वो 15.5% बढ़कर करीब करीब 28,540 करोड़ के आसपास पहुंचता हुआ दिखा था, जबकि बीते साल अगर आप देखें यहाँ पे सेम तिमाही में ये 24,716 करोड़ रुपए दर्ज हुआ था। दूसरी ओर पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के खर्चों की बात करें तो 10% की बढ़ोतरी हुई है यहाँ पर, और ये जो है 17,429 करोड़ पर दर्ज किया गया है, जबकि बीते साल की अगर हम लोग बात करें तो 15,843 करोड़ पर था। कंपनी का ऑपरेटिंग मार्जिन जो है वो करीब करीब आप देखिए 39% के आसपास रहा है। नेट प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो 31.37% के आसपास मजबूत वित्तीय स्थिति को दिखाता है। प्रति शेयर आय यानी कि ईपीएस की बात करें तो अप्रैल जून में तिमाही के हिसाब से अगर देखें तो ये करीब 20.81 के आसपास रहा है। यूबीएस ने पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन के लिए खरीदारी की सलाह दी है, मेंटेन किया है उसको, और प्राइस टारगेट है वो 600 रुपये से घटाकर 580 रुपये कर दिया है। सीएसए ने यहाँ पर कहा है कि ये मौका है खरीदारी का, और साथ ही यहाँ पर जो है टारगेट 525 रुपये से बढ़ाकर 540 रुपये कर दिया गया है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे भारत के सबसे बड़े बैंक, सरकारी बैंक एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात करते हैं। यहाँ पर भी जो नतीजे जारी हुए शुक्रवार को बाजार बंद होने के बाद नतीजे जारी हुए, और आप यहाँ पे देखिए प्रॉफिट के मोर्चे पर इन नतीजों में साल दर साल के आधार पर बढ़ोतरी देखने को मिली है, लेकिन बैंक की जो मुख्य आय है, जो कोर इनकम है, वो उपेक्षाओं के हिसाब से कम रही है, यहाँ पे एक्सपेक्टेशन के हिसाब से कम रही है। एसबीआई ने 19,160 करोड़ का नेट प्रॉफिट दर्ज किया, जो कि पिछले साल की समान तिमाही में 15% अधिक है। हालांकि बैंक की जो प्रॉफिटेबिलिटी में इस बढ़ोतरी का एक बड़ा कारण जो है वो अन्य आय, अदर इनकम है। इस चीज़ को आपको बहुत ध्यान से समझना चाहिए, क्योंकि अदर इनकम जो होती है वो अगले क्वार्टर में आए ना आए इसकी कोई गारंटी नहीं होती। जून तिमाही में अगर आप अन्य आय की बात करें तो वो बढ़कर 17,345 करोड़ रुपए हो गई है, जबकि पिछले साल ये 11,162 करोड़ थी। नेट इंटरेस्ट इनकम यानी कि एनआईआई की बात करें या फिर कोर इनकम तिमाही की बात करें यहाँ पर, तो ये 41,072 करोड़ दर्ज की गई है, जो कि पिछले साल यानी कि 41,126 करोड़ थी, यानी कि सेम क्वार्टर में पिछले साल की अगर बात की जाए। एसेट क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो जो एसेट क्वालिटी है एसबीआई की वो स्थिर रही है। आप ये देखिए ग्रॉस एनपीए जो है 1.83% रहा है, जो कि पिछले साल 1.82% रहा था, बहुत ही स्लाइटली से थोड़ा सा अधिक है। और नेट एनपीए जो है अगर हम लोग उसकी बात करें तो वो भी 0.47 पर स्टिल जो स्थिर है वो देखने को मिला है। यहाँ पर बैंक की प्रोविजनिंग के जो खर्च हैं अगर उनकी बात करें तो वो 4,560 करोड़ रुपए रहे हैं, जो कि उम्मीद के मुताबिक रहे हैं या फिर उससे हल्का से ज़्यादा रहे हैं। और आप यहाँ पे देखिए कि जो तिमाही से तुलना करें तो 6,441 करोड़ के आसपास से थोड़ा सा यहाँ पे कटौती देखने को मिली है। अब हम लोग बात करते हैं दो खास स्टॉक की जो पूरे हफ्ते निवेशकों को मालामाल बनाते हुए दिखे। वीडियो सुरक्षा और सर्विलांस जो प्रोडक्ट्स हैं, इस सेक्टर की मशहूर कंपनी आदित्य इन्फोटेक की बात करते हैं, शेयरों में दमदार तेजी देखने को मिली। आईपीओ ने आप देखिए कि 675 के इशू प्राइस के मुकाबले जो बीएससी पर जो लिस्ट हुआ 1,018 रुपये पर लिस्ट हुआ, यानी कि 50.8% की प्रीमियम पर ये लिस्टिंग होती हुई दिखी। और इसी तरीके से एनएससी पर भी 1015 पर लिस्ट होते हुए दिखे। 50% से ज़्यादा की लिस्टिंग गेंस साफ तौर पर दर्शाते हैं। और उसके बाद भी स्टॉक ने थमने का नाम नहीं लिया, करीब 10% की तेज़ी उसके बाद भी बनती हुई दिखी। आपको बता दें कि आदित्य इन्फोटेक CP+ ब्रांड के तहत यहाँ पर वीडियो सिक्योरिटी और सर्विलांस प्रोडक्ट की एक बहुत अच्छी खासी इनकी रेंज है। और यहाँ पर आप ये समझिए कि ये एंटरप्राइज और कंज्यूमर दोनों सेक्टरों को एडवांस AI और IoT आधारित टेक्नोलॉजी इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी सिस्टम और सिक्योरिटी यहाँ पर एज अ सर्विस जो है सॉल्यूशंस जो है वो प्रोवाइड करती है। बैंकिंग हो, हेल्थ केयर हो, रक्षा हो, रिटेल हो, कानून, तमाम तरह के जो यहाँ पे सेक्टर्स हैं उनके लिए काफ़ी इसकी मांग जो है वो लगातार बढ़ रही है। कंपनी का जो बिजनेस है वो CP+ प्रोडक्ट के निर्माण और ट्रेडिंग को लेकर काफ़ी ज़्यादा फोकस, और बाजार की जो हिस्सेदारी है वो 25% है। ये अपने आप में बहुत बड़ा मार्केट शेयर है यहाँ पे। अब हम लोग बात करते हैं NSDL की। तो कंपनी की लिस्टिंग हुई 800 रुपये के इशू प्राइस के मुकाबले 880 रुपये पर लिस्ट होता दिखा है, करीब 10% के प्रीमियम पर। लेकिन जो ये शेयर है लिस्टिंग के बाद भी रुका नहीं, बल्कि ज़बरदस्त तेजी इसमें कायम रही। आप देखिए कि चाहे आप बृहस्पतिवार की बात कीजिए, शुक्रवार की बात कीजिए, इसमें अच्छी तेज़ी बनती हुई दिखी। 15% के ऊपर ये ट्रेड करता हुआ दिखा एक दिन के अंदर ही अंदर, आप देखिए। और जब से इसकी लिस्टिंग हुई उसके बाद से 45% जो है ये ऊपर के गेंस दिखा चुका है। गुरुवार को आप देखिए 997 पर, और उसके बाद शुक्रवार को करीब 1200-1300 के भाव पर ही अपने उच्चतम स्तर पर पहुंचता हुआ
दिखा है यहाँ पे, और ग्रीन कैंडल जो है लगातार इसमें देखने को मिल रही है। इसके साथ ही कंपनी ने ये भी ऐलान किया कि वो 12 अगस्त 2025 को बोर्ड मीटिंग का ऐलान करेगी, आयोजित होती हुई दिखेगी, और इसमें जो है रिजल्ट्स का ऐलान होता हुआ दिखेगा। और इसके साथ ही वो तमाम तरह के रिव्यूज़ जो है वो रिपोर्ट में अपनी समीक्षा करेगी, बताएगी आगे के लिए क्या फ्यूचर्स प्लान है। और यहाँ पर आपको ये भी बता दें कि NSDL ने भारत में डीमैट खातों के जरिए सिक्योरिटीज़ यानी कि मूल रूप से शेयरों की जो डिजिटलीकरण है इसकी शुरुआत की थी। FY25 तक NSDL के पास करीब आप समझिए कि 4 करोड़ से ज़्यादा सक्रिय डीमैट खाते हैं। और एक्सपर्ट्स का, चाहे आप फिनमार्ट के अरुण मंत्री की बात कर लीजिए या फिर मेहता इक्विटीज़ के प्रशांत तापसे की बात कर लीजिए, उनका साफ तौर पे कहना है कि आप अभी फिलहाल इस शेयर में आप बने रह सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिहाज से। लेकिन ये बात मत भूलिए, लॉन्ग टर्म के लिहाज से उनका साफ तौर पे कहना है कि इस शेयर में और भी बढ़त देखने को मिल सकती है। अब हम लोग डिफेंस सेक्टर की बात करते हैं, क्योंकि इस हफ्ते डिफेंस सेक्टर के नतीजे भी बहुत सारी कंपनियों के आए, उनके टारगेट्स पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखिए, सरकारी डिफेंस कंपनी गार्डन रीच शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने जून तिमाही के नतीजों का ऐलान कर दिया, जिसके बाद शेयरों में करीब 1.7% की गिरावट देखने को मिली। इस तिमाही में कंपनी की जो आय है वो 29.7% बढ़कर करीब 1309 करोड़ पर हो गई है, पहुंचती हुई दिखी, जो कि पिछले साल इसी तिमाही में 1009 करोड़ के आसपास थी। हालांकि साल दर साल के आधार पर आय में ये बढ़ोतरी जो है 43% की उम्मीद से कम रही है, यानी कि जो उम्मीद थी उससे ये काफ़ी कम रही है। इस तिमाही में कंपनी की जो आय है उसमें मुख्य बढ़ोतरी का जो कारण है वो है P-17A फ्रिगेट्स के ऑर्डर एग्जीक्यूशन एडवांस स्टेज पर पहुंचते हुए दिखे हैं। तिमाही के दौरान एबिटा जो है दोगुना होकर 111 करोड़ पर पहुंच गया, जो कि पिछले साल 56 करोड़ था। हालांकि ये जो आंकड़ा 137 करोड़ के अपेक्षा से कम है, क्योंकि बाजार जो है वो एक्सपेक्टेशन, जिस तरीके से ऑर्डर बुक होती है उस तरीके से एक्सपेक्टेशन लगा के चलता है, और उसके मुताबिक नहीं होता तो फिर साफ तौर पर दबाव बनता है। अब आप देखिए, एबिटा मार्जिन की बात करें तो यहाँ पर सुधार है। पिछले साल के अगर आप बात करें, पिछले साल 5.6% से बढ़कर करीब 8.5% के आसपास रहा, यानी कि 290 बेसिस पॉइंट के यहाँ पे बढ़ोतरी देखने को मिली है। कंपनी के नेक्स्ट जनरेशन के NGC शिप जो हैं, जिनकी कीमत जो है करीब 25,000 करोड़ से अधिक की बताई जा रही है। डेट और एग्जीक्यूशन प्रोग्रेस यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए इस पर नज़र बना के रखे हुए निवेशक। मार्च तिमाही में जो अर्निंग कॉल के दौरान मैनेजमेंट ने खुलासा किया था कि कंपनी की जो ऑर्डर बुक है वो 22,680 करोड़ पे पहुँच गई है, और यहाँ पर जो है लगातार जो एग्जीक्यूशन है उस पर फोकस बना हुआ है यहाँ पर, क्योंकि पिछले हम लोगों ने देखे थे कि एग्जीक्यूशन के मोर्चे पे थोड़ा दबाव ज़रूर देखने को मिला था। एक और कंपनी की बात करते हैं, डाटा पैटर्न की। यहाँ पर इन्होंने भी वित्त वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही के नतीजे जारी किए, और जिसमें कंपनी का जो मुनाफा है वो 22% गिरता हुआ दिखा है यहाँ पर। और ये गिरावट मुख्य रूप से रेवेन्यू में कमी, मार्जिन में दबाव के तौर पर देखने को मिली। कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो 32.8 करोड़ से घटकर 25.5 करोड़ पर आ गया। ऑपरेशन से जो आय है वो 4.6% की गिरावट के साथ करीब 99 करोड़ के पास दर्ज की गई, जो कि पिछले साल की इसी अवधि से अधिक थी यहाँ पर। अब आप देखिए, एबिटा की बात कर लीजिए, यहाँ पर भी गिरावट देखने को मिली। 13.7% की गिरावट के साथ ये 32 करोड़ पर आ गया। एबिटा मार्जिन भी घटता हुआ दिखा, 32% पर आ गया, जो कि पिछले साल 35.5% से ज़्यादा था। FY26 की जो शुरुआत से अब तक कंपनी जो है 320 करोड़ से अधिक के नए ऑर्डर उसको मिल चुके हैं। कुल ऑर्डर बुक जो है वो 814 करोड़ की हो गई है, जो मार्च 2025 के आखिरी तक 730 करोड़ थी, यानी कि ऑर्डर बुक में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। कंपनी के चेयरमैन श्रीनिवास गोपालन रंगराजन का साफ तौर पे यहाँ पे कहना है कि हमारी रेवेन्यू बढ़ोतरी कुछ समय के लिए थमी है, जिसका कारण ग्राहकों की अप्रूवल में अस्थायी देरी है। हमें विश्वास है कि आने वाली तिमाहियों में ये जो स्थिति है वो सामान्य हो जाएगी, और नुमामा जो है यहाँ पर ब्रोकरेज जो है वो काफ़ी स्टॉक को लेकर पॉजिटिव दिख रहा है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे भारत फोर्ज की, जो कि ऑटो और डिफेंस सेक्टर से जुड़ी हुई है। कारोबारी साल 2026 की पहली तिमाही के जो नतीजे थे वो जारी होते हुए दिखे। कंपनी का जो नेट मुनाफा है, आप ये समझिए कि इस दौरान 339 करोड़ रहा, जो कि पिछले साल 269 करोड़ की तुलना में बड़ा है। यहाँ पे कंपनी की कमाई 2105 करोड़ रही, जो कि पिछले साल की समान तिमाही की बात करें तो 2338 करोड़ से गिरती देखने को मिली। गिरावट यहाँ पर आई है। एबिटा की बात की जाए तो उसमें भी गिरावट आई है। एबिटा जो है 571 करोड़ दर्ज हुआ है, जो कि पिछले साल 651 करोड़ था। एबिटा मार्जिन की बात करें तो आप ये देखिए, यहाँ पर भी कटौती देखने को मिली, 27.9% से घटकर 27.1% पर आ गया है, जिसके बाद भारत फोर्ज लिमिटेड के शेयरों में एक दबाव देखने को मिला। कंपनी ने जानकारी दी कि डिफेंस बिजनेस के लिए भारत फोर्ज जो है चालू वित्त वर्ष में नए ऑर्डर जो है उनको मिलते हुए दिखेंगे। यूरोपियन स्टील मैन्युफैक्चरिंग फुटप्रिंट की जो समीक्षा की जो योजना
जो है उनके अनुसार उसके हिसाब से कंपनी जो है काम कर रही है और साल के आखिरी तक इस पर ठोस कदम उठाए जाएंगे। अमेरिका और यूरोप में ऑपरेशंस में जून तिमाही के जो दौरान है सुधार देखने को मिलेगा और इन क्षेत्रों से आप चाहे वो कंपनी जो है कैश प्रॉफिट जो है वो अर्जित करती हुई दिखेगी यहाँ पर। और मोतीलाल ओसवाल ने यहाँ पर जो है रिकमेंडेशन जो दी है वो न्यूट्रल की दी है और साफ तौर पे कहा है जो टारगेट है वो 1060 रुपये का कर दिया है यहाँ पर। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, कल्याण ज्वेलर्स की बात करते हैं। खूब पिटाई हुई है स्टॉक के यहाँ पर। इंटरडे में आप देखिए करीब करीब 534 रुपये का इसने लो जो है वो छू लिया। कल्याण ज्वेलर्स के स्टॉक में 10% की गिरावट देखने को मिली। वजह दरअसल ये रही यहाँ पर कि कंपनी के नतीजे आए, मुनाफा और रेवेन्यू के मोर्चे पे तो स्थिति मजबूत देखने को मिली, लेकिन स्टॉक में जो गिरावट आई वो साफ तौर पे खबर बन गई यहाँ पर। अगर आप इसके यहाँ पे कंसोलिडेटेड मुनाफा देखें तो 264 करोड़ रहा है, जबकि पिछले साल 178 करोड़ था, यानी कि 49% का जंप है। अगर आप मुनाफे की मार्जिन की बात करें तो 3.2% से बढ़कर 3.6% आ गया है। आय की बात करें तो 31% बढ़कर 7,268 करोड़ रुपये में पहुँच गई है। पिछले साल आप ये समझिए कि 5,528 करोड़ पर ये दर्ज हुई थी यहाँ पे। एबिटा 38% उछलकर 508 करोड़ पर पहुँच गया है। मार्जिन 6.7% से बढ़कर 7% पर आ गए हैं। और आप ये देखिए उसके बावजूद जो है वो स्टॉक में भारी गिरावट देखने को मिली है। दरअसल वजह भारत के देखिए बिजनेस में ग्रॉस मार्जिन का जो है 60 बेसिस पॉइंट जो है यहाँ पर कटौती इसके बिजनेस में देखने को मिली है और ये जो है 13.6% पर रहा है। एक्सपर्ट का साफ तौर पे कहना है कि इसमें फ्रेंचाइजी जो स्टोर्स होते हैं वो उसका बढ़ा हुआ योगदान मुख्य माना जा रहा है। इसके अलावा सोने की कीमतों में उतार चढ़ाव जो है उसने भी सेंटीमेंट्स जो है निवेशकों के कमज़ोर किए हैं यहाँ पर। अब बात करते हैं एनसीसी लिमिटेड की। यहाँ पर वित्त वर्ष 2025 की पहली तिमाही में कंपनी ने यहाँ पर सालाना आधार पर जो नतीजे आए वो आप अगर प्रॉफिट के हिसाब से देखें तो गिरावट दर्ज की गई 844% की यहाँ पर, और ये जो पहुँच गए 192 करोड़ पे पहुँच गए, जबकि एक साल पहले समान क्वार्टर में समान अवधि में जो नेट प्रॉफिट था 209 करोड़ का था, यानी कि यहाँ पे गिरावट दर्ज की गई है। ऑपरेशन से मिलने वाली आय में भी गिरावट आई है जो कि 6.3% से घटकर 5,180 करोड़ के आसपास है, जबकि पिछले साल सेम तिमाही में ये 5,528 करोड़ पर रहा था। ऑपरेटिंग स्तर पर कंपनी का जो एबिटा है 4.3% घटकर 457 करोड़ पर रहा है, जो कि पिछले साल इसी तिमाही में 470 करोड़ था। हालांकि एबिटा मार्जिन लगभग स्थिर रहा है। इसी तिमाही में ये 8.8% रहा, जो कि पिछले साल की तिमाही में 8.6% था। कंपनी ने इस तिमाही में प्रति शेयर आय EPS जो है वो 3 रुपये 3 पैसे बताई है, जबकि पिछले साल समान तिमाही में ये 3 रुपये 20 पैसे थी। कंपनी को आप ये समझिए कि 3,650 करोड़ के नए ऑर्डर्स भी हासिल हुए हैं। 30 जून 2025 तक कंपनी की कुल ऑर्डर बुक जो है 70,090 करोड़ के आसपास पहुंच गई थी। हालांकि इसके बावजूद शेयरों में तेज़ी देखने को मिली। कुछ वक्त पहले एलारा कैपिटल की रिपोर्ट जारी हुई थी जिसमें प्राइस टारगेट जो है 278 रुपये रखा गया था, यानी कि 40% के अपसाइड का ये उम्मीद उस समय जताई जा रही थी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करते हैं। यूनिवर्सल बैंक में तब्दील होने की दिशा में एक अहम मंजूरी RBI की तरफ से यहाँ पे मिलती हुई दिखी है, जिससे आप ये समझिए कि इनको एक जो प्रिंसिपल अप्रूवल है वो मिल गया है, जिसके बाद शेयर में एक अच्छी तेज़ी बनती हुई दिखी। और इस संबंध में बैंक ने उस समय एक्सचेंज फाइलिंग में साफ तौर पे कहा कि ये बदलाव बैंक की पहुंच और सर्विस की ओर एक महत्वपूर्ण कदम रणनीतिक फैसला है। अब आप ये समझिए कि यूनिवर्सल बैंक बनने की योग्यता क्या होती है यहाँ पर, तो RBI की दिशा निर्देशों के मुताबिक किसी भी स्मॉल फाइनेंस बैंक को यूनिवर्सल बैंक बनने के लिए कम से कम 5 साल का संतोषजनक परफॉर्मेंस रिकॉर्ड दिखाना होता है। यहाँ पे शेयर बाजार में लिस्टेड होना चाहिए, यहाँ पे उसकी नेटवर्थ कम से कम 1,000 करोड़ रुपए होनी चाहिए। साथ ही पिछले 2 वित्तीय वर्षों में बैंक का जो ग्रॉस NP है वो अधिकतम 3% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ये चीज़ को ध्यान रखना चाहिए। अब क्या होता है यूनिवर्सल और स्मॉल फाइनेंस बैंक की अगर हम लोग बात करें कि यूनिवर्सल से क्या फ़ायदा होता है, क्या चीज़ें होती हैं, तो देखिए आमतौर पर एक ऐसा सिस्टम के तहत काम करता है जिसमें रिटेल, कमर्शियल, इन्वेस्टमेंट से जुड़ी विस्तृत फाइनेंशियल सर्विसेज दी जाती हैं। यूनिवर्सल बैंकों का चलन जो है यूरोप, अमेरिका और बड़े पैमाने पर दूसरे देशों में देखने को मिलता है। देश की सबसे बड़ी सरकारी बीमा कंपनी भारतीय जीवन बीमा निगम यानी कि LIC ने वित्त वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही के नतीजे जारी कर दिए। अब अगर Q1 की बात करें तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो 5% बढ़कर 10,986 करोड़ रुपए हो गया है। एक साल पहले समान तिमाही में 10,461 करोड़ था।
इडाई के मुताबिक फर्स्ट ईयर प्रीमियम इनकम के आधार पर बाजार की जो हिस्सेदारी है उसमें एलआईसी जो है वो नंबर 1 पर बना हुआ मार्केट लीडर बना हुआ है, जिसकी कुल हिस्सेदारी 63.51% रही है। व्यक्तिगत बिजनेस यानी कि इंडिविजुअल बिजनेस में एलआईसी की बाजार में जो हिस्सेदारी है 38.76% रही है, जबकि ग्रुप बिजनेस में ये 76.54% रही है। एलआईसी की कुल प्रीमियम इनकम जो है 1.19 लाख करोड़ रही है, जो कि एक साल पहले इसी तिमाही में आप बात करें इसी अवधि में 1.13 लाख करोड़ थी, और इस तरह इसमें 4.77% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इंडिविजुअल बिजनेस प्रीमियम पहली तिमाही में बढ़कर 71,474 करोड़ रुपए हो गया, जबकि पिछले साल इसी तिमाही में ये 67,192 करोड़ था, यानी कि इसमें 6.37% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। ग्रुप बिजनेस में एक तेज़ी देखने को मिली है, और तमाम फैक्टर्स पे अगर हम लोग बात करें तो वो बेहतर होते दिखे, और इसकी के चलते स्टॉक में एक बम्पर रैली 4% तक इसमें आती हुई दिखी। अब हम लोग बजाज ऑटो की बात कर लेते हैं। पूरे हफ्ते भी ये शेयर जो है खबरों में बना रहा, हर मोर्चे पर इसने एक बेहतर प्रदर्शन किया है, चाहे आप मुनाफे की बात कर लीजिए, आय की बात कर लीजिए, सब में एक बेहतर परफॉर्मेंस दिखाई है। बजाज ऑटो ने जून तिमाही के नतीजों की जो हम लोग बात करें तो आप देखिए मुनाफा, आय, ऑपरेटिंग लेवल, सालाना आधार पर इसमें दमदार ग्रोथ देखने को मिली है। सबसे पहले अगर मुनाफे की बात करें तो आप देखिए ये 1988 करोड़ से बढ़कर करीब 2096 करोड़ पे आ गया है। रेवेन्यू की बात करें सालाना आधार पर यानी कि आमदनी की, तो ये करीब 11,928 करोड़ से बढ़कर 12,584 करोड़ पे पहुंच गया है। टॉप लाइन भी अनुमान से काफ़ी बेहतर रही है यहाँ पर। एबिटा की बात करें यहाँ पर तो इसमें भी बढ़ोतरी देखने को मिली है। एबिटा मार्जिन में भी काफ़ी हद तक सुधार देखने को मिला है। बजाज ऑटो ने वॉल्यूम ग्रोथ और प्रोडक्ट मिक्स को बेहतर साफ तौर पे फ़ायदा होता दिखा है। कंपनी के जो मार्जिन है वो स्थिर है, लागत जो है, कॉस्ट जो है वो नियंत्रण में है, मजबूत प्राइसिंग के संकेत साफ तौर पर दिख रहे हैं, और आय और मुनाफे में जैसे कि मैंने आपको बताया साल दर साल के हिसाब से इसमें बढ़ोतरी देखने को मिली है। अब ऐसे में बर्नस्टीन ब्रोकरेज की जो है वो रिपोर्ट आई है और परफॉर्मेंस की रेटिंग दी है उन्होंने, और 11,000 रुपये का लक्ष्य दिया है। अब हम लोग बात करते हैं सिकाची इंडस्ट्रीज लिमिटेड की। शेयर में 9% से ज़्यादा, और फिर ये तो बृहस्पतिवार की बात हुई, शुक्रवार को भी करीब 2 से 3% गिरता दिखा, और 31 रुपये पर ये स्टॉक आ गया है। और ये तब हुआ है, आप ये देखिए कि गुजरात, जब कंपनी ने बताया कि गुजरात के दहेज स्थित अपने जो इनका प्लांट है उसको विस्तार योजना की उन्होंने ऐलान किया है। कंपनी ने एक्सचेंज फाइलिंग में जानकारी दी कि उसने गुजरात स्थित दहेज जो SCZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन यूनिट में अपनी कैपेसिटी विस्तार के अगले चरण में 12,000 MTPA की अत्याधुनिक माइक्रो क्रिस्टलाइन जो सेल्यूलोज परियोजना है उसको सिविल कार्यों की शुरुआत उसने कर दी है। कंपनी ने कहा कि यह रणनीतिक कदम सिकाची की लॉन्ग टर्म के दिशा के अनुरूप है, जिसमें ऑपरेशन संबंधी फ्लेक्सिबिलिटी, सुरक्षा को प्राथमिकता दी जाएगी, डिज़ाइन और यहाँ पे तमाम जो चीज़ें उसका बहुत ध्यान रखना जाएगा, वैश्विक स्तर पे वो तमाम चीज़ें की जाएंगी। और इसको आपको बता दें कि ये जो घोषणा उस समय, ठीक उस समय के बाद हुई जब हम सबको याद है कि तेलंगाना में क्या हुआ था, जो इनका प्लांट था वहाँ पे विस्फोट हुआ, 36 लोगों की मौत हो गई थी यहाँ पे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, भारत की सबसे पुराने एक्सचेंज BSE लिमिटेड की बात कर लेते हैं। यहाँ पर नतीजे आए और नतीजे जो हैं वो ठीक ठाक रहे, अच्छे रहे यहाँ पर। और BSE का जो नेट प्रॉफिट है सालाना आधार पर YoY पर करीब 103% बढ़ोतरी इसमें देखने को मिली और 539 करोड़ पर रहा, जो कि पिछले साल 265 करोड़ पर था। ऑपरेशन से कंपनी की जो आय है 57.1% से बढ़कर करीब 958 करोड़ पर आ गई, जो कि पिछले साल की पहली तिमाही में 610 करोड़ थी। एबिटा भी बढ़कर 704 करोड़ पर पहुँच गया। और आप ये समझिए कि तमाम पैरामीटर्स पे कुछ जगहों पर अगर छोड़ दिया जाए, क्योंकि देखिए साफ तौर पे वॉल्यूम जो है वो इम्पैक्ट होता हुआ दिखा है और इसकी वजह से कंपनी की कमाई पे थोड़ा सा असर पड़ा, लेकिन बाकी ओवरऑल आप देखें तो नतीजे इसके ठीक ठाक रहे हैं। कंसर्न इसलिए बना हुआ है क्योंकि एक्सपायरी को लेकर अभी तक क्लैरिटी नहीं है यहाँ पर, और भी बहुत सारी चीज़ें जो वॉल्यूम ग्रोथ पर इम्पैक्ट डाल रही हैं। लेकिन अगर आप BSE के बात करें यहाँ पे ब्रोकरेज की, तो सिटी का साफ तौर पर होल्ड की सलाह है और 2,790 रुपये का लक्ष्य दिया है। तो ओवरऑल आपको पूरा शो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिलहाल के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, बहुत बहुत धन्यवाद।